क्या आपने कभी ऐसी किसी चुनौती के बारे में सुना है जहां आपके पास हारने के अलावा कोई रास्ता न बचा हो? कल्पना कीजिए आप कुछ लुटेरों द्वारा ट्रेन से फेंक दिए गए हो। रात का अंधेरा है, आपका पैर कट चुका है और उसी वक्त पटरियों पर चूहे आपके घाव को कुतर रहे हैं। आप मरे नहीं हैं पर जी भी नहीं रहे हैं। क्या उस स्थिति से कोई इंसान वापस आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुला आसमान ऑफिशियल के डेली डोज एपिसोड 5 में। आज की कहानी अरुणिमा सिन्हा की है, एक ऐसी लड़की की जिसने उन चूहों से मिली चोट और दुनिया की सहानुभूति को अपनी ताकत बनाकर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी केवल एक हादसे से उभरने की नहीं बल्कि खुद को फिर से परिभाषित करने की है। आइए उनकी यात्रा को एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में देखते हैं। अगर हम अरुणिमा के शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो अरुणिमा एक साधारण लड़की थी जिसके असाधारण सपने थे। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे, इसलिए उनमें अनुशासन और साहस की सीख बचपन से ही थी। अरुणिमा की 4 साल में ही जब अरुणिमा 4 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के माहौल में हुई, लेकिन उनका दिल हमेशा खेल के मैदान में धड़कता था। वे एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। खेल ही उनकी पहचान था और खेल ही उनका भविष्य। अरुणिमा की जिंदगी में भूचाल तब आया जब वे लखनऊ से दिल्ली के लिए पद्मावत एक्सप्रेस में सवार हुई। वे दिल्ली इसलिए जा रही थी क्योंकि उन्हें सीआईएसएफ की भर्ती परीक्षा में शामिल होना था। यह उनके करियर का एक बहुत बड़ा सपना था। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ अपराधियों ने उनका पर्स और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने अपनी जान और सामान बचाने के लिए उन अपराधियों का मुकाबला किया। इस संघर्ष के दौरान उन बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उस रात अरुणिमा ट्रैक पर पड़ी रही। उनके ऊपर से लगभग 49 ट्रेनें गुजरी। उनके शरीर का निचला हिस्सा कुचला हुआ था, खून बह रहा था और उस असहनीय सन्नाटे में उन्होंने चूहों को अपने जख्मी पैर को कुतरते हुए महसूस किया। वे चिल्ला नहीं सकती थी, वे हिल नहीं सकती थी। उस रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। सुबह जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके बाएं पैर को घुटने से नीचे काटना पड़ा। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनका पैर काटना पड़ा। ये कठोर फैसला लेना पड़ा। अस्पताल में वे दर्द से कर्रा रही थी और लोग उनके लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। टीवी पर खबरें चल रही थी कि खिलाड़ी ने पैर खोया, अब भविष्य खत्म। इन बातों ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्हें लगा कि अगर वे इसी तरह हार गई तो दुनिया उन्हें एक अपाहिज के रूप में याद रखेगी। लेकिन एक दिन टीवी पर चल रही खबरों के बीच अस्पताल के उस गंदे कमरे में टंगी दीवार पर उनकी नजर गई, जिस पर माउंट एवरेस्ट के पोस्टर लगा हुआ था। उस तस्वीर ने उन्हें एक चुनौती दी। उस पल अरुणिमा ने तय किया, अगर लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दिखाऊंगी कि मैं जीवित हूं। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपाहिज बनकर नहीं बल्कि इतिहास बनकर जिएंगी। लेकिन लोगों ने इसे उनका पागलपन कहा। लेकिन अरुणिमा ने एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के पास फोन किया और कहा, मैडम मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने जवाब दिया, तुमने तो पहले ही एवरेस्ट चढ़ लिया है, अब तो बस दुनिया को दिखाना बाकी है। उसका जो हौसला था उसके लिए उस मैडम ने भी उसका प्रोत्साहन किया। डॉक्टर ने कहा, कृत्रिम पैर के साथ चलना सीखने में ही 3-4 साल लग जाएंगे, एवरेस्ट पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अरुणिमा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। दोस्तों उस समय न तो उसके पास पैसा था न प्रायोजक। कृत्रिम पैर के साथ ट्रेनिंग लेना किसी नरक से कम नहीं था। उनके पैर से लगातार खून बहता रहता था, दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। हिम्मत बहुत थी उस लड़की के अंदर। कृत्रिम पैर के साथ बर्फ पर चलने से उनके स्टंप मतलब जो पैर को जोड़ते हैं बहुत ज्यादा घर्षण होता था, जिससे घाव हो जाते थे और खून रिसने लगता था। उस जमा देने वाली ठंड में वे घाव जल्दी भरते भी नहीं थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे पैर में चाकू घुसाया जा रहा हो। उन्होंने इस दर्द को छुपाकर
अपने कदम आगे बढ़ाए ताकि उनका शेरपा, मतलब जो ट्रेनिंग पे साथ में रहता है ना, उसको शेरपा बोलते हैं, कि उनको पता लग जाए और वो कमजोर पड़ जाए। इस डर से वो किसी को बताती भी नहीं थी। उन्होंने इस दर्द को छुपाकर आगे बढ़ा ताकि उनका शेरप्पा उनके मिशन को खत्म ना कर दे और कोई उसको कमजोर मानकर कि कहे कि भी मिशन रद्द हुआ, आगे नहीं बढ़ सकते। एवरेस्ट पर सीधी चढ़ाई नहीं होती, वहां संकरित चट्टानें, गहरी दरारें और बर्फीले तूफान होते हैं। एक ऐसे पैर के साथ जिसमें घुटने का जोड़ प्राकृतिक नहीं है, शरीर का संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल था। तेज हवाओं के झोंके उन्हें कभी भी पहाड़ की ढलान से नीचे गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपर बॉडी की ताकत और मानसिक संतुलन का इस्तेमाल करके खुद को गिरने से बचाया। एवरेस्ट पर चढ़ते समय शरीर का तापमान और दबाव लगातार बदलता रहता है। अरुणिमा की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कृत्रिम पैर और उनके असली पैर दोनों के बीच का तालमेल कई बार बिगड़ जाता था। अत्यधिक ठंड के कारण उनका टांग का कटा हुआ हिस्सा सिकुड़ जाता था, जिससे उनका कृत्रिम पैर बार बार ढीला होकर गिरने लगता था। उन्हें बर्फ पर बैठकर कई बार उसे ठीक करना पड़ता था, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। अब वो जो उसका जो पैर था नकली का, वो जो असली पैर था वो सिकुड़ जाता था, वो लूज हो जाता था। अब उसको चढ़ते टाइम बांधना, उसको ठीक करना एक मुश्किल काम होता है, उसमें बहुत ताकत लगती है, तो वो सब उसको करना पड़ता था। चढ़ाई के दौरान उन्होंने रास्ते में कई शव देखे जो एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। उन लाशों को देखकर कोई भी डर सकता है, लेकिन अरुणिमा ने उसे डर की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह लिया। उन्होंने खुद से कहा, ये लोग हार गए लेकिन मैं नहीं हारूंगी। एवरेस्ट के आखिरी पड़ाव पर ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम हो जाता है। 8000 किलोमीटर के आसपास वो रहता है, वहां पर ऑक्सीजन ना के बराबर रह जाती है। शरीर और दिमाग थक जाता है, दिमाग में अलग, डरावनी या पुरानी तस्वीरें बननी शुरू हो जाती है। लोग इसे भ्रम या पागलपन कहते हैं। क्या कंडीशन होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, दिमाग पे प्रेशर हो जाता है, बंदा थक भी जाता है, तो उसको कुछ कुछ चीजें दिखने लग जाती है, पुरानी चीजें दिखने लगेगी, जो बॉडी उसको रास्ते में पड़ी मिली थी वो दिखने लग जाएगी। तो अरुणिमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें लगा कि जो वो बॉडी पीछे पड़ी थी वो आके उनके साथ में बात कर रही है। चारों तरफ लोग मरे पड़े हैं, या फिर वे अपने पुराने साथियों से, ऐसा लग रहा था मेरे पुरानी साथी आकर मेरे से बात कर रहे हैं। यह मानसिक स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इस दौरान इंसान अपना होश खो सकता है और गलत कदम उठाकर खाई में गिर सकता है। अपने लोकल में इसे पागलपन कह देते ना, कि दिमाग चल गया इसका। वो कंडीशन उसकी उस समय पे हो गई थी। जब वे शिखर से कुछ ही दूरी पर थी तो उनके शेरप्पा जो साथ में होते हैं, जिसका नाम नीमा काचा था, उन्होंने चेतावनी दी कि अब ऑक्सीजन बहुत कम बची है और समय भी बहुत हो चुका है। शेरपा ने उसे साफ कहा, अभी वापस चलो वरना हम दोनों खत्म। अरुणिमा के सामने दो रास्ते थे, हार मानकर वापस चले जाए या मौत के मुंह में जाकर तिरंगा फहराए। अरुणिमा के लिए यह एक बहुत बड़ा नैतिक और भावनात्मक संकट था। उन्होंने उसी पल फैसला किया कि वे वापस तो नहीं जाने वाली। उन्होंने शेरपा से कहा कि चाहे जो भी हो वे शिखर तक जाएंगी। उस समय वे मौत के इतने करीब थी कि उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, जैसे मरने के पहले का जो समय होता ना, उसको वैसा महसूस हो रहा था। लेकिन वो उससे डरी नहीं, घबराई नहीं, और उसने सोच रखा था कि ऊपर जाना है तो जाना ही है। शिखर पर पहुंचने के बाद आमतौर पर लोग बहुत देर तक फोटो खिंचवाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन अरुणिमा ने ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहां केवल 17 मिनट बिताई। उस समय वे पूरी तरह से थक चुकी थी और उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खत्म होने वाला था। उस चोटी पर उन्होंने जो 17 मिनट बिताए वे उनके जीवन के सबसे शांतिपूर्ण पल थे। उन्होंने वहां बैठकर अपनी वह पुरानी हारी हुई पहचान को वहीं छोड़ दिया और एक नई पहचान के साथ नीचे उतरी। दोस्तों, ये तो चढ़ने की कहानी थी, और कोई भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, आप भी कहानी पढ़ते होंगे, उसमें यही चीजें बताई जाती है कि चढ़ने में कितना मेहनत लगी, कितने खतरे आए। लेकिन मैं आपको एक चीज नहीं बताऊं, असली जो ताकत होती है वो ऊपर चढ़ने के बाद नीचे उतरने में लगती है। एवरेस्ट पर 80% जो मौतें होती है ना, वो वापस उतरते टाइम होती है। चढ़ते समय एक जुनून होता है
उतरते समय शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। अरुणिमा के लिए उतरना और भी खतरनाक था, उसका तो पैर भी खराब था, क्योंकि उनका कृत्रिम पैर काफी घिस चुका था और उसका संतुलन बिगड़ गया था। उस रात उन्हें एक ऐसी गुफा में रुकना पड़ा जहां कोई सुविधा नहीं थी। वे उस रात मौत के इतने करीब थी कि उन्होंने एक बार तो अपनी आंखें बंद कर ली थी कि शायद अब सुबह नहीं होगी। यह दिन था दोस्तों 21 मई 2013। जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा तो वह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब था जिन्होंने उन्हें कमजोर समझा था। आज अरुणिमा कहां है और क्या करती है? अरुणिमा सिन्हा एक अरुणिमा फाउंडेशन चलाती है, जहां वे जरूरतमंद दिव्यांगों को खेल और शिक्षा के लिए सशक्त बनाती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन भी लिखी हुई है। कहानी का सार ये है दोस्तों, दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन थी अरुणिमा के करियर को खत्म करने जा रही थी। उस रात ने उस लड़की को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां से वे खिलाड़ी से मिसाल बन गई। उन्होंने साबित किया कि इंसान का शरीर भले ही हार मान ले, लेकिन अगर इरादा फौलादी हो तो वह आसमान भी छू सकती है। उन्होंने अपने डर को अपने लक्ष्य के नीचे दबा दिया। उन्होंने अपने दिमाग को सिखाया कि दर्द सिर्फ एक संकेत है, हार का कारण नहीं। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा सिर्फ एवरेस्ट नहीं चढ़ी, उन्होंने अपनी उस ऐसाए पहचान को जलाकर राख कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं शरीर में नहीं, हमारी सोच में होती है। जब आपकी परिस्थितियां आपको नीचे खींच रही हो तो समझ लीजिए कि आप उड़ान भरने वाले हैं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो अरुणिमा को याद कीजिए, अगर वे पटरियों से एवरेस्ट तक पहुंच सकती है तो आप अपनी मुश्किलों को फतेह क्यों नहीं कर सकते। अरुणिमा की यह दास्तां अगर आपको अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी लगा पाई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त प्रेरणा की जरूरत है। सब्सक्राइब करें खुला आसमां को, यहां हम उलझनों से आगे का रास्ता ढूंढते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा जिंदा, जय शिव शंकर।